हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 9 के इतिहास विषय में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों को फ्रांसीसी क्रांति के बारे बताऊंगा। फ्रांसीसी क्रांति के विषय में हम प्रथम अध्याय में जानेंगे आज के युग में मुक्ति, स्वतंत्रता और समानता को सहज, सुलभ और सामान्य माना जाता है, लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि इन सब का भी एक इतिहास था। फ्रांसीसी क्रांति के माध्यम से हम इतिहास के एक हिस्से को समझ पाएंगे। फ्रांस में फ्रांसीसी क्रांति ने राजतंत्र को समाप्त कर दिया और प्रजातंत्र की स्थापना की। इसके अलावा फ्रांसीसी क्रांति ने विशेषाधिकारों पर आधारित व्यवस्था से शासन की एक नई व्यवस्था का विकास हुआ। इस क्रांति के दौरान तैयार किया गया मानव अधिकार घोषणा पत्र एक नए युग के आगमन का द्योतक था। इस अंक में हम लोग देखेंगे कि विश्व के सामाजिक संरचना के क्षेत्र में आमूल परिवर्तन। सन 1789 में फ्रांस में क्रांति हुई, जिसने पूरे विश्व के लगभग सभी देशों को प्रभावित किया और उसके सामाजिक क्षेत्र की दिशा और दशा को बदलने का प्रयास किया। इस क्रांति को फ्रांसीसी क्रांति के नाम से जाना जाता है। इस क्रांति को विश्व के सामाजिक संरचना के क्षेत्र में आमूल परिवर्तन का सूत्रपात कहा जाता है। धीरे धीरे विभिन्न देशों में भी लोग अपने अधिकारों की मांग करने लगे और वहाँ भी छोटी मोटी आंदोलन और क्रांतियाँ होने लगी। फ्रांसीसी क्रांति के बाद रूस में भी क्रांति हुई थी। इसके अलावा ढेर सारे देशों में परिवर्तन का दौर प्रारंभ हुआ। 19वीं सदी के प्रारंभ में फ्रांस में क्रांति के पूर्व निरंकुश राजतंत्र था। राजा ही शासन का सर्वेसर्वा होता था और वहाँ के नागरिकों को कोई अधिकार प्राप्त नहीं होता था। अधिकार मांगने वालों पर राजा के द्वारा दमन चक्र चलाया जाता है। इसे निरंकुश राजशाही शासन कहा जाता है। सन 1774 में बुर्बो राजवंश के शासक लुई 16वां फ्रांस की गद्दी पर आसीन हुआ। उस समय फ्रांस का राजकोष बिल्कुल खाली था और लंबे समय तक युद्ध में व्यस्त रहने के कारण फ्रांस का जो वित्तीय भाग था वो काफ़ी कर्ज के बोझ से दबा था। कर्ज का बोझ दिनों दिन बढ़ता जा रहा था। लुई 16वां के शासनकाल में फिजूल खर्ची भी बहुत अधिक थी और इसका वहन सिर्फ तृतीय स्टेट के लोग ही करते थे। खाने पीने की वस्तुएं जैसे पावरोटी की कीमत आसमान छू रही थी। क्रांति पूर्व फ्रांसीसी समाज जो 3 भागों में बटा हुआ था, यानी फ्रांसीसी समाज 3 स्टेट्स में बटे हुए थे। प्रथम स्टेट्स में पादरी वर्ग, द्वितीय स्टेट कुलीन वर्ग और तृतीय स्टेट जनसाधारण। प्रथम के 2 स्टेट्स, प्रथम स्टेट और द्वितीय स्टेट, दोनों स्टेट्स को विशेषाधिकार प्राप्त था। विशेषाधिकार कहने का मतलब है कि ये कर्ज देने से मुक्त थे, अर्थात ये राज्य सरकार फ्रांस के सरकार को कर नहीं देते थे। तृतीय स्टेट के लोग ही कर अदा करते थे। इस फ्रांसीसी पूरी आबादी में लगभग 90% किसान थे, लेकिन ज़मीन मालिक किसानों की संख्या बहुत कम थी। लगभग 60% ज़मीन पर कुलीन, चर्च और तृतीय स्टेट के अमीरों का अधिकार था। प्रथम 2 स्टेट कुलीन वर्ग और पादरी वर्ग के लोगों को कुछ विशेषाधिकार प्राप्त था, जिनमें
उनके द्वारा राज्य को दिए जाने वाले करों में छूट ये प्रमुख था। यहाँ के कुलीन वर्ग को अन्य सामंती विशेषाधिकार भी प्राप्त थे जो किसानों से सामंती कर वसूला करते थे, जबकि किसान अपने स्वामी की सेवा, स्वामी के घर एवं खेतों में काम करना, सैन्य सेवाएं देना अथवा सड़कों के निर्माण के लिए बाध्य थे। इस प्रकार जो किसान थे वह अपने सामंत को खुश रखने का काम करते थे। अगला है टैक्स। राज्य में इनकम का एकमात्र जरिया था कर वसूलना। इसमें टाइट एक प्रकार का धार्मिक कर जो फ्रांस में चर्चों द्वारा वसूला जाने वाला कर था, जो कृषि के उपज के 10वें हिस्से के बराबर होता था। दूसरा है टाइल। यह सीधे किसानों से वसूला जाने वाला कर था प्रत्यक्ष रूप से, जिसे टाइल कहा जाता था। आगे है फ्रांस में कामगार मजदूरों की स्थिति। अधिकतर कामगार कारखानों में काम करते थे और उनकी मजदूरी मालिक तय करते थे, लेकिन मजदूरी उसके कार्य के हिसाब से बहुत कम था और उस समय महंगाई बहुत बढ़ गई थी फ्रांस में। लोगों को काम के बदले जो मजदूरी मिलती थी उस मजदूरी से उसका परिवार का भरण पोषण नहीं चल पाता था। उनके समक्ष जीविका संकट उत्पन्न होता था। जब कभी कृषि कार्य के दौरान सूखे पड़ जाते थे या फिर फसल नष्ट हो जाते थे, पैदावार नहीं होता था, तो उस स्थिति में उनके समक्ष जीविका संकट उत्पन्न होता था। इस तरह लुई 16वां द्वारा आगे कर में वृद्धि किया जाता है। उसके कर बढ़ाने के निम्न कारण थे। पहला है खाने पीने की वस्तुओं की महंगाई। दूसरा है फ्रांस की जनसंख्या में वृद्धि। तीसरा है सरकार पर कर्ज का बोझ। चौथा है वित्तीय संसाधन में कमी और फ्रांस के द्वारा बार बार युद्ध की मार। इन सब कारणों के चलते लुई 16वां जो थे वह कर में वृद्धि करना चाहते थे। आगे है फ्रांस की क्रांति के प्रमुख कारण। तो इस क्रांति के प्रमुख कारण थे, पहला है खाने पीने की वस्तुओं की महंगाई, जैसा कि अभी देखे हम लोग, पाव रोटी की कीमतों में वृद्धि। दूसरा है कर में वृद्धि। कर में वृद्धि सिर्फ तृतीय स्टेट के लोगों द्वारा करों में वृद्धि लाया गया, जिसके कारण वे लोग असंतुष्ट हुए और क्रांति के पक्ष में अग्रसर हुए। तीसरा है लुई 16वां का निरंकुश शासन। लुई 16वां जो थे वो निरंकुश शासन अपने प्रजा पर करते थे, जिसके कारण लोग लुई 16वां से असंतुष्ट थे और वो बदलाव के पक्ष में थे। चौथा है मजदूर, व्यापारियों और किसानों का शोषण। लुई 16वां मजदूरों पर, व्यापारियों पर और किसानों पर भी वो खूब शोषण किया करते थे, जिसके कारण यह वर्ग भी राजा से असंतुष्ट थे और वे भी क्रांति के पक्ष में थे। पांचवा है दार्शनिकों के विचार। दार्शनिकों के विचार जैसे रूसो, मॉन्टेस्क्यू, वॉल्टेयर आदि के विचारों ने भी फ्रांसीसी क्रांति को जन्म दिया। तो इस तरह फ्रांस की क्रांति के कुछ प्रमुख कारण थे और इन्हीं कारणों के चलते जो है फ्रांस में 1789 में क्रांति प्रारंभ हुई। धन्यवाद।